हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पिछले एक साल के चर्चित व्यक्तियों से जुड़े 100 करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो याद रखना, इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। इन चर्चित व्यक्तियों में हमने क्या क्या शामिल किया है? कोई बड़ा पुरस्कार विजेता, चर्चित राजनेता, ऐसे खिलाड़ी जिनने कुछ विशेष रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है, वैज्ञानिक, सामाजिक कार्यकर्ता और तमाम ऐसे लोग जो अपने काम की वजह से देश और दुनिया में चर्चा का केंद्र बने हैं। और इसके अलावा वो सभी व्यक्ति जहां से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनेंगे, उन सभी को डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग या फिर प्रेस ब्रीफिंग का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया है? ये दो महिला अधिकारी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर का जो प्रेस ब्रीफिंग है दोस्तों, वो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है, वी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिटेल से हम क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखो, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, हमला हुआ, उसके जवाब में भारतीय सेना ने 6 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करी। और इसकी जो प्रेस ब्रीफिंग है वो विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ दो महिला सैन्य अधिकारी, एक कर्नल सोफिया कुरैशी और दूसरी है विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों ने करी। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी और जान लो। जो विंग कमांडर और व्योमिका सिंह हैं, इनका जन्म 1980 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। कौन से पद में है ये? भारतीय वायुसेना में ये विंग कमांडर हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करें तो 1975 में गुजरात के वडोदरा में इनका जन्म हुआ था और ये भारतीय सेना में कर्नल के पद पर हैं। ठीक है, इतनी जानकारी आपको याद रखना है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, यदि आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में, और वो सभी टॉपिक आपको पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, तो इसके लिए हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर आपको लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे टॉपिक मिल जाएंगे जहाँ से प्रश्न बनते ही हैं, और इसी ई बुक में आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा। हम दावा करते हैं कि पूरे यूट्यूब पर सबसे शानदार हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है। जैसे हम चर्चित व्यक्तियों को पढ़ रहे हैं, ऐसे ही आपको चर्चित खिलाड़ी अलग से मिल जाएंगे, वर्तमान में कौन क्या है, अवार्ड एंड ऑनर, समिट, इंडेक्स, ठीक है, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो इसके अलावा जो सेकंड हमारी ई बुक है वो है स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक। इसमें आपको 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर एमसीक्यू मिल जाएंगे। इसी क्रम में हमारी तीसरी ई बुक है साइंस की रामबाण ई बुक। इन सभी ई बुक को परचेस कर लेना। अलग अलग परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। यदि आप कॉम्बो पैक परचेस करते हैं तीनों ई बुक एक साथ, तो बहुत कम रेट में मात्र 150 रुपये में आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगी। 150 रुपये का भुगतान आपको इस QR कोड पर करना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद ये जो आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट भेजना है और 5 सेकंड के अंदर तीनों ई बुक आपको मैं व्हाट्सएप पर ही उपलब्ध करवा दूंगा। अभी NTPC वगैरह के एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मदद यहाँ से मिलने वाली है आपको। चलो, नंबर सेकंड क्वेश्चन है, चर्चित क्रिकेटर विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? देखो दोस्तों, विराट कोहली काफ़ी प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं भारत के। तो इनने अभी इस महीने जो है, मतलब 12 मई को दोस्तों टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है। 12 मई को इनने टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और इससे पहले जून 2024 में, कब? जून 2024 में इनने T20 से संन्यास ले लिया। तो इनने टेस्ट और T20 दो प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ये क्या खेलते रहेंगे? तो ये वनडे क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, याद रखना आप लोग विराट कोहली के बारे में। चलो, इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। और वैभव सूर्यवंशी किस टीम के लिए खेल रहे हैं? राजस्थान रॉयल्स। सबसे तेज शतक लगाया है इनने, 35 गेंदों में शतक लगाया है। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? कल की डेट में यूपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं वो अजय कुमार बन गए हैं। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने प्रीति सूदन का स्थान लिया है। ठीक है। जो अजय कुमार हैं दोस्तों, ये पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और ये यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसका उल्लेख संविधान में कहीं पर तो है। कहाँ है? 315 में, अनुच्छेद 315 में। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और इसकी स्थापना 1926 में, हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। अजय कुमार इसके चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पोप फ्रांसिस का निधन 21 अप्रैल 2025 को हो गया। वह पूरे विश्व के किस ईसाई समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे? ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पोप फ्रांसिस कौन थे दोस्तों? ये कैथोलिक समुदाय के उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी थे। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम इसको डिटेल से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कैथोलिक चर्च के सर्वोच्च धर्मगुरु थे पोप फ्रांसिस, और इनका वेटिकन सिटी में 21 अप्रैल को फेफड़ों से जुड़ी समस्याओं के कारण 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनके निधन पर भारत सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया। ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जो पोप फ्रांसिस हैं वह पहले लैटिन अमेरिकी पोप हैं। पोप कौन होते हैं? तो ईसाई धर्म में विभिन्न शाखाएं होती हैं, जैसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। ठीक है। तो जो कैथोलिक समुदाय के सबसे उच्चतम पदाधिकारी होते हैं इनको क्या कहते हैं? हम पोप कहते हैं। और वेटिकन सिटी है दोस्तों, जो कि दुनिया का सबसे छोटा संप्रभु राष्ट्र है, वहीं से पोप का संचालन होता है। अधिकांश ईसाई राष्ट्र जो हैं वो पोप को सर्वोच्च धार्मिक नेता के रूप में सम्मान देते हैं। धार्मिक मामलों के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी जो पोप के विचार हैं उनका गहरा असर होता है। ठीक है। और पोप का जो पद है दोस्तों वो जीवन पर्यंत होता है, जब तक वो जिंदा है तब तक वो पोप के पद पर बना रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये बन गए हैं वी.आर. गवई। ठीक है। हम बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, तो इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या होती है 34, एक होता है मुख्य, बाकी 33 अन्य। पहले न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जेकानिया। और जो न्यायाधीश है मुख्य न्यायाधीश, उनको राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं और मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को सुपुर्द करते हैं। बताइए, अप्रैल 2025 में भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं दोस्तों सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताओ दोस्तों, 34वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? 34वां सरस्वती सम्मान भद्रेश दास स्वामी के लिए दिया गया, मार्च 2025 में दिया गया। और भद्रेश दास स्वामी को दिया गया है, कौन है ये? प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान हैं। ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, इसी पुस्तक के लिए इनको ये सम्मान मिला है। और 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को इनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए दिया गया था। दोस्तों अभी एक एग्ज़ाम हुआ था, मैं देख रहा था, तो वहाँ पर पिछले 2 सालों के सम्मान पूछे गए हैं। देखो, इसलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अभी करंट वाला तो आपको बता ही दूँ, इसके साथ में 1 साल पुराना सम्मान भी बता दूँ, ताकि एग्जामिनर यदि पुराना पूछे तो आप उसको सही करके आ सकें। ठीक है। देखो, जो सरस्वती सम्मान है इसकी स्थापना 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हुई थी। और ये पुरस्कार संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किसी भी भाषा में उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसके प्रथम विजेता हरिवंश राय बच्चन और इसकी प्रथम महिला विजेता बालमणि अम्मा। बताइए दोस्तों, गणित के क्षेत्र का सम्मान एबेल अवार्ड 2025 के विजेता का नाम बताइए। तो एबेल अवार्ड दोस्तों ये मसाकी काशीवारा के लिए दिया गया है। ठीक है। जापान की ये गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा।
और इनको गणित के क्षेत्र का सम्मान दिया गया है, एबेल अवार्ड। और दोस्तों मासाकी काशिवारा ये पुरस्कार पाने वाले पहले जापानी गणितज्ञ बने हैं। एबेल पुरस्कार दुनिया भर में गणित का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और इस पुरस्कार को गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी शुरुआत 2001 में नॉर्वे की सरकार ने करी थी और 2003 में पहला पुरस्कार जेन पेरी को दिया गया था। 2024 भी जान लो, फ्रांस के गणितज्ञ मिशेल टेलाग्रांड को दिया गया था। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया है विनोद कुमार शुक्ला के लिए। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं विनोद कुमार शुक्ला। और दोस्तों विनोद कुमार शुक्ला ये पुरस्कार पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बने हैं। और इससे पहले जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये 2 जनों को दिया गया था, एक गुलजार साहब और दूसरे रामभद्राचार्य। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है और ये सम्मान साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और पहली बार ये पुरस्कार 1965 में दिया गया था। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया था और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला है आशा पूर्णा देवी। हिंदी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं सुमित्रा नंदन पंत। अंग्रेजी भाषा में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं अमिताभ घोष। सारी बातें याद रखना है दोस्तों, ये स्टैटिक जीके में पूछे जाते हैं तो आप पढ़ते चलिएगा जो जो मैं फैक्ट आपको पढ़ाता हूँ और यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं तो आपका क्विक रिवीजन हो जाता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? वायुसेना के नए उप प्रमुख की हम बात करें दोस्तों, ये बने हैं एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी। ठीक है, ये तो उप प्रमुख की हम बात कर रहे हैं, मतलब वॉइस चीफ की। चीफ कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। कौन? अमरप्रीत सिंह वायुसेना के चीफ हैं। बताइए दोस्तों एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर हो जाएगा मोहसिन नकवी। अप्रैल 2025 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी को एसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया और इन्होंने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया। एसीसी मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल और स्थापना 1983 में, हेडक्वार्टर है दुबई में, आदर्श वाक्य होता है क्रिकेट फॉर गुड। और बीसीसीआई के सचिव भी बने थे अभी कुछ समय पहले। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है देवजीत सैकिया और ने जयसाय का स्थान लिया। बाकी बीसीसीआई आप लोग जानते होंगे भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उन सभी को रेगुलेट करता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया इसका फुल फॉर्म। स्थापना 1928, हेडक्वार्टर मुंबई। रोजर विन्नी इसके चेयरमैन हैं, देवजीत सैकिया इसके सचिव हैं। बताइए सेबी का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सेबी का जो 11वां अध्यक्ष है तुहिन कांत पांडा के लिए बनाया गया है। किसके लिए? तुहिन कांत पांडा के लिए। और तुहिन कांत पांडा ने किसका स्थान लिया है? माधवीपुरी बुच का, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेबी मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखो स्थापना तो हुई थी 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट 1992 के तहत इसको वैधानिक मान्यता मिली 30 जनवरी 1992 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। नए अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडा। सेबी के काम क्या होते हैं? तो शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टर होते हैं उनके हितों की रक्षा करने के साथ साथ शेयर मार्केट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पर कंट्रोल करना, ये सेबी का प्रमुख काम होता है। अभी देखो हाल ही में जो नए वित्त सचिव हैं वो कौन बने? फटाफट से देखो, आप लोग भी अपना आंसर लगाओ कमेंट सेक्शन में। वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर भी शेयर करना कि आपने 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। तो देखो जो भारत के नए वित्त सचिव हैं वो बन गए हैं अजय सेठ। कौन बन गए? अजय सेठ। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों इसी क्रम में यदि हम बात करें कि अभी एडीआर ने एक रिपोर्ट जारी करी है, इस रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे अमीर मुख्यमंत्री जो हैं वो चंद्रबाबू नायडू हैं। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहाँ के सीएम हैं ये? तो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं। मार्च 2025 में रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी हैं और रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बनी,
ये किस कंपनी की चेयरपर्सन है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया है। वह किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे? देवेंद्र प्रधान। दोस्तों याद रखना, सबसे पहले इनका निधन हुआ है 17 मार्च 2025 को, और ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में परिवहन मंत्री थे। ठीक है, वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं, आप बताओ वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी थे देवेंद्र प्रधान, जो कि परिवहन मिनिस्टर थे। नाम याद रखना, फेमस पर्सनालिटी रहे हैं अपने समय के। बताओ किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लॉन्च किया? तो जो दिया सलाई है किसकी आत्मकथा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 2014 में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था बच्चों और युवाओं के दमन के खिलाफ इनने संघर्ष किया था, और बच्चों की शिक्षा के अधिकार के लिए इनने काम किया था, इसलिए इनको शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो महाराष्ट्र भूषण दिया गया है राम सुतार के लिए। ठीक है, राम सुतार कौन है? तो ये प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। थोड़ी सी हम डिटेल जान लेते हैं राम सुतार के बारे में। प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं और इनको अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, जो राम सुतार है इनकी कौन कौन सी उपलब्धियां हैं? तो देखो, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया में स्थित है। ठीक है, ये इनने डिज़ाइन करी, और अभी भारत की संसद में बैठी हुई मुद्रा में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है, इसको भी राम सुतार ने डिज़ाइन किया। ठीक है, इनको महाराष्ट्र भूषण दिया गया। तो महाराष्ट्र भूषण के बारे में जान लो। महाराष्ट्र भूषण जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है, 1996 से दिया जा रहा है। ठीक है, अभी तो दिया गया है राम सुतार को, 2024 का डॉक्टर प्रदीप महाजन को, और पहले विजेता थे पुरुषोत्तम लक्ष्मण देश पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2025 में यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों साउथ के प्रसिद्ध एक्टर चिरंजीवी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मोडो डुप्लांटिस के लिए। तो ये कौन है दोस्तों? मोडो डुप्लांटिस ये स्वीडन के ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं। और दोस्तों जो लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड हैं इनको खेलों का ऑस्कर कहा जाता है, याद रखना। इसी क्रम में दोस्तों लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2025 के अनुसार वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किस खिलाड़ी को चुना गया? वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर दोस्तों ये चुना गया है सिमोन वाइल्ड के लिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमोन वाइल्ड अमेरिकी जिम्नास्ट हैं। हाल ही में किसे लता मंगेशकर दीननाथ पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये सम्मान कुमार मंगलम बिरला के लिए दिया गया है। ठीक है, कौन है? आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष हैं कुमार मंगलम बिरला। इनको लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की शुरुआत 2022 में हुई थी, और ये पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और राष्ट्र के लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। पहली बार ये पुरस्कार पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अप्रैल 2025 में पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण प्रदान किया गया? तो देखो मोदी जी को मित्र विभूषण जो है ये श्रीलंका के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्यों दिया गया? भारत और श्रीलंका के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं उनको मजबूत करने के लिए मोदी जी को ये सम्मान मिला है। बताओ निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा के दौरान भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया?
तो राष्ट्रपति जी को सिटी ऑफ ऑनर ये किस देश ने प्रदान किया है? पुर्तगाल ने। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में किस देश ने राष्ट्रपति मुर्मू जी को डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? राष्ट्रपति जी को स्लोवाकिया ने डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्रदान करी है। अभी बताओ, हाल ही में किसे चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? चमेली देवी जैन पुरस्कार ये जतिंदर कौरतूर को दिया गया है। जो चमेली देवी जैन पुरस्कार है दोस्तों, ये महिला पत्रकारों का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1982 में मीडिया फाउंडेशन के द्वारा इसकी स्थापना हुई और इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक चमेली देवी जैन के नाम पर रखा गया। ठीक है, 2025 में जतिंदर कौरतूर को ये सम्मान दिया गया है और इनको ये सम्मान दी कारबा में प्रकाशित मानवाधिकार उल्लंघन पर उनकी खोजी रिपोर्ट के लिए दिया गया है। देश की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो इनका नाम है अंजू राठी राणा। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो ये बन गई हैं सुनीता विलियम्स। अभी हाल ही में IOC यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? क्रिस्टी कोवेंट्री इनका नाम है। ठीक है, कहाँ से ये बिलोंग करती हैं? जिम्बाब्वे से, और इनने स्थान लिया है थॉमस बाग का। ठीक है, बताओ दोस्तों, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया? मोदी जी की निजी सचिव निधि तिवारी को बनाया गया है। इसी क्रम में PM नरेंद्र मोदी जी के नए प्रधान सचिव 2 बन गए हैं। इनका नाम क्या है? शक्तिकांत दास, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर हैं। देखो, मोदी जी के एक प्रधान सचिव तो पहले से थे। ठीक है, एक प्रधान सचिव, इनका नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। ठीक है, दूसरे बन गए हैं शक्तिकांत दास, तो 2 प्रधान सचिव हो गए हैं मोदी जी के। बताओ, मशहूर वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन का निधन हो गया है। ये किस एजेंसी के चेयरमैन रह चुके हैं? के कस्तूरीरंगन ये चेयरमैन रह चुके हैं दोस्तों इसरो के। ठीक है, और इसरो के ये 1994 से लगाकर 2003 तक चेयरमैन रह चुके हैं। अब इसरो के बारे में सभी को पता होगा, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। स्थापना 1969 में, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में, और चेयरमैन जो हैं इसके कौन बन गए हैं? V नारायण। संस्थापक और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई। और दोस्तों, जो विक्रम साराभाई है, इनको भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताओ जो कि सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम है JD वेंस। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी 1000 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने। इसी क्रम में T20 में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ये भी कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। लोक नर्तक राम सहाय पांडे, काफ़ी प्रसिद्ध पर्सनालिटी, राम सहाय पांडे का निधन 8 अप्रैल 2025 को हो गया। उन्हें किस लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो जो राम सहाय पांडे हैं मेरे होम टाउन से हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के सागर से ये बिलोंग करते हैं, और इनने जो राई लोक नृत्य है मध्य प्रदेश का, इसको लोकप्रिय बनाने का श्रेय इनको दिया जाता है। राम सहाय पांडे को एक पुरस्कार दिया गया था 2022 में, पद्मश्री। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है, इनको पद्मश्री मिल चुका है। बताइए, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है अभिनेत्री कृति सेनन। ठीक है, जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है ये बहुत तेज़ी से बढ़ती एक चीनी कंपनी है, और स्टार्ट होम एम्प्लॉयज के क्षेत्र में नवाचार के लिए ये कंपनी जानी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 2017 में, और इसकी पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव किसे बनाया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा सरली बोथचेप के लिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिसंबर 2024 को RBI के नए गवर्नर कौन बने?
संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों याद रखना, जो संजय मल्होत्रा हैं आरबीआई के गवर्नर बने हैं, शक्तिकांत दास की जगह पर बने हैं और ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के एक आईएएस अधिकारी हैं। आरबीआई स्थापना 1935, हेडक्वार्टर मुंबई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ 1949 में। इसके फर्स्ट गवर्नर ऑसबोर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर सीडी देशमुख, और हम बात करें प्रेजेंट गवर्नर संजय मल्होत्रा 26वें नंबर के। भारत में जितने भी बैंक हैं सभी को आरबीआई रेगुलेट करता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। केंद्र सरकार ने आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया? आरबीआई की जो डिप्टी गवर्नर हैं दोस्तों, ये पूनम गुप्ता बनी हैं। वी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2025 में न्यायमूर्ति अरुण पल्ली किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो न्यायमूर्ति अरुण पल्ली जो हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। 12 अप्रैल 2025 को दारीपल्ली रामैया का निधन हो गया। वह कौन थे? दारीपल्ली रामैया, ये दोस्तों पर्यावरणविद थे, ठीक है, और तेलंगाना के थे ये। इसके अलावा ये सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। देखो 50 से ज़्यादा वर्षों तक इनने पर्यावरण संरक्षण का काम किया है। ये काफ़ी चर्चाओं में रहते थे। अपनी जेब में ये बीज रखते थे, ठीक है, सीड्स। जहाँ पर भी इनको खाली ज़मीन दिखती थी वहाँ पर ये पेड़ लगा देते थे। इनने अपने जीवन में 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाए हैं, ठीक है, और इनका एक निकनेम है। इनको क्या कहा जाता है? वनजीवी इनको कहा जाता है, ठीक है, याद रखना। 2017 में इनको पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2025 में आइकन ऑफ एक्सीलेंस का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों जय शाह ने। आईसीसी के सबसे युवा चेयरमैन जय शाह, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो मेंस सिंगल का टाइटल है ये जेनिक सिनर ने जीत लिया है, ठीक है। जेनिक सिनर कहाँ के हैं? इटली के हैं। और वुमेन्स सिंगल का खिताब मेडिसन कीज जो कि यूएसए की हैं। मेंस डबल का खिताब फिनलैंड की हेली ओबारा और ब्रिटेन के हेनरी पेटन। वुमेन डबल का कतेरिना सिनियाकोवा चेक गणराज्य और टेलर टाउनसेंड अमेरिका। बताओ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? मोस्ट से ऊपर प्रश्न है ये। 4 खिलाड़ियों को ये सम्मान दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले वो 4 खिलाड़ी जानो। एक तो मनु भाकर निशानेबाज, दूसरे डी गुगेश शतरंज से संबंधित, हरमनप्रीत कौर हॉकी से संबंधित, पैरा एथलीट प्रवीण कुमार, ठीक है। अब देखो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। मतलब आप सोच सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्थापना 1991 में हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में, लेकिन 2021 में मोदी जी ने इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया। और इस पुरस्कार में 25 लाख रुपए नगद, एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। पहली बार ये पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। हाल ही में किसे 34वां व्यास सम्मान दिया गया? देखो 34वां व्यास सम्मान दोस्तों ये सूर्यबाला के लिए प्रदान किया गया है। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं और उत्तर प्रदेश से ये बिलोंग करती हैं सूर्यबाला। इनको 34वां व्यास सम्मान मिला है और सूर्यबाला को ये सम्मान दिया गया है। इनका एक उपन्यास है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी के लिए। इससे पहले 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया था। व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है। ये सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहली बार दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। बताइए दिसंबर 2024 में सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? सबसे युवा विश्व शतरंज चैंपियन मैंने अभी बताया, ये बने हैं डी गुगेश, ठीक है। देखो जो वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप है इसका आयोजन हुआ सिंगापुर में। 18वां संस्करण है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुगेश ने ये चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रचा। एक तो ये चैंपियनशिप जीतने वाले
दुनिया की सबसे कम उम्र के मात्र 18 साल के खिलाड़ी बने और विश्वनाथ आनंद के बाद ये चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने। डी गुगेस ने ये चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? चेन्नई से, और फाइनल में इनने चाइना के डिंग लरेन को हराया है। ठीक है, बताओ 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये खिताब जीता है विक्टोरिया केजोर थीलविंग ने। ठीक है, कहाँ की हैं ये? डेनमार्क की। फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये मध्य प्रदेश के उज्जैन की निकिता पोरवाल ने ये खिताब जीता है। बताइए मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो ये खिताब जो है ये भारतीय मूल की छात्रा ध्रुवी पटेल ने जीता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में 71वीं मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? ये खिताब चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिचकोवा ने जीता है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों रचेल गुप्ता, पंजाब के जलंधर से हैं और मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया बैंकॉक में। दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता? दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब मोरक्को की इन्फ्लुएंसर केंजा लेली ने जीत लिया है। बताइए किस एआई एंकर को ग्लोबल मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो एक एआई एंकर हैं, इनका नाम है दोस्तों साना। इंडिया टुडे ग्रुप के द्वारा इस एआई एंकर को डेवलप किया गया और इस एआई एंकर ने ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 जीता है। 2024 में कितने लोगों को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? देखो 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, 4 जनों को दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, इन 4 जनों को मरणोपरांत, और जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ठीक है, 7वें नंबर के डिप्टी पीएम ये अभी हैं। ठीक है, इनको जीवित कैटेगरी में, बाकी 4 जनों को मरणोपरांत कैटेगरी में। तो 4 जने कौन कौन है? पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह, पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, एक वैज्ञानिक है एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, और दूसरे हैं कर्पूरी ठाकुर जिनको बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं। इन 4 जनों को मरणोपरांत। बताओ भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट जगुआर स्क्वाड्रन में स्थायी रूप से नियुक्त होने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों तनुष्का सिंह। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? इनका नाम है मोहिना सिंह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका वी राजीव इनका नाम है। अरबपति जेफ बेजोस की अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन में उड़ान लेने वाले दूसरे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका देखो दूसरे पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको पता रहना चाहिए कि पहला कौन है। तो जो गोपी थोटाकुरा हैं ये पहले व्यक्ति हैं, और दूसरे हैं तुषार मेहता। ठीक है, कई बार पहला ना पूछ के दूसरा पूछ लेता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? इनका नाम है सलीमा इम्तियाज़। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में शपथ लेने वाली पहली हिंदू कौन बनी है? तो इनका नाम है दोस्तों तुलसी गबार्ड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने? तो रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी है। ठीक है, रेखा गुप्ता बनी है दिल्ली की सीएम, सभी को पता होगा, बीजेपी की नेता हैं। लेकिन आपको याद रखना ये कौन सी सीट से चुनाव जीत कर आई हैं? तो शालीमार बाग से ये विधायक बनकर आई हैं। ठीक है, और ये दिल्ली की सीएम बनी। आतिशी मारलेना का इनने स्थान लिया। ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम है। इनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मारलेना सीएम रह चुकी हैं। और दिल्ली के डिप्टी सीएम बने हैं प्रवेश वर्मा। दिल्ली के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं वी.के. सक्सेना। दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र गुप्ता। ये सारे फैक्ट याद रखना दोस्तों। मैं अलग अलग क्वेश्चन बनाता तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाते ज़्यादा, इसलिए मैं फैक्टों को एक ही क्वेश्चन में कवर करने का पूरा प्रयास करता हूँ। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? इनका नाम है दोस्तों ज्ञानेश कुमार।
और ये कौन से नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? 26वें नंबर के। ठीक है, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त की हमने बात करी। दो होते हैं चुनाव आयुक्त, ठीक है, एक हैं सुखबीर सिंह संधू और दूसरे हैं दोस्तों, दूसरे का नाम क्या है? विवेक जोशी। ठीक है, ये दो नाम भी आपको याद रखना। जनवरी 2025 में इसरो के 11वें अध्यक्ष कौन बने? देखो, इसरो के 11वें अध्यक्ष मैंने आपको इनका नाम बता भी दिया है, डॉक्टर वी नारायणन। ठीक है, ये इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हॉकी इंडिया के 7वें सालाना पुरस्कार 2024 समारोह में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है हरमनप्रीत सिंह के लिए। ठीक है, इसी क्रम में दोस्तों सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार सबिता पुनिया को दिया गया। जो हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार समारोह हैं नई दिल्ली में आयोजित हुए हॉकी इंडिया के द्वारा, और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार या फिर बलबीर सिंह सीनियर का पुरस्कार हरमनप्रीत सिंह के लिए, सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार सबिता पुनिया के लिए, सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बलजीत सिंह पुरस्कार सबिता पुनिया के लिए, हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार या सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार अमित रोहिदास के लिए दिया गया है। टाटा कम्युनिकेशन का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा एन गणपति सुब्रमण्यम के लिए। हाल ही में भारत के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इनको किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मनमोहन सिंह जी, यहाँ से एक प्रश्न तो डन मानो बनेगा। इनको 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। मनमोहन सिंह जी, याद रखो 26 दिसंबर 2024 को इनका निधन हुआ है। ये भारत के 13वें नंबर के पीएम रह चुके। 92 वर्ष की अवस्था में दिल्ली की एम्स अस्पताल में निधन हुआ। देखो, ये अर्थशास्त्री थे बहुत बड़े, है ना, तो इनको उदारीकरण का जनक कहा जाता है। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है चेंजिंग इंडिया, और इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1932 को, और ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत में। इनको 1987 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। देखो, ये प्रधानमंत्री रहते हैं 2004 से 2014 तक, वित्त मंत्री भी रहे, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रहे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे, योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। ठीक है, तो सारी बातें आपको याद रखना है। इसी क्रम में एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, इनका नाम है उस्ताद जाकिर हुसैन। इनका अभी निधन हो गया। तो बताओ, इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण भी मिला। ये सारे पुरस्कार जाकिर हुसैन को मिल चुके हैं। ठीक है, कौन थे? तबला वादक थे, और इन्हें शास्त्रीय संगीत में भारत को एक अलग पहचान दिलाई है। दिसंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। जन्म हुआ था मुंबई में। इनके पिताजी अल्लाह रखा खान, हम स्टैटिक जीके में पढ़ते हैं, अल्लाह रखा खान कौन थे? ये भी प्रसिद्ध तबला वादक थे। ठीक है, तो याद रखना, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण 2023 में, पद्म भूषण 2002 में, पद्मश्री 1988 में, और इन्होंने विश्व संगीत में अपने अग्रणी काम के लिए 4 बार ग्रैमी पुरस्कार भी जीते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? इनका नाम है दोस्तों वी रामा सुब्रमण्यम। बताओ, टाइम पत्रिका ने किसको वर्ष 2024 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनको टाइम पत्रिका का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? विजया किशोर रहाटकर। कौन से नंबर की बनी हैं? तो ये 9वें नंबर की बनी हैं। बताओ, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये चुना गया है एस गोपाल कृष्णन के लिए। एसएससी की स्थापना हुई थी 1975 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर। बताओ, यूएसए का नया राष्ट्रपति किसे बनाया गया है? सभी को पता होगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए। लेकिन ट्रंप ने किसे हराया? भारतीय मूल की कमला हैरिस को। स्थान किसका लिया? इनने जो बाइडेन का स्थान लिया। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने? 47वें नंबर के। बस ये 3-4 बातें याद रखो। इसी क्रम में अमेरिका के उपराष्ट्रपति में बता चुका हूँ कौन बने हैं,
जेडी वेंस अमेरिका के उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, हाल ही में बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखो, जो शारदा सिन्हा हैं बिहार की प्रसिद्ध लोक गायिका थीं, आपको पता होगा, और इनका एक बिहार में उपनाम है। इनको क्या कहा जाता है? इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और 72 वर्ष की आयु में कैंसर की वजह से इनका निधन हुआ है। ये मैथिली और भोजपुरी भाषाओं में गाती थीं। जम्मू कश्मीर के पहले सीएम कौन बने हैं? तो देखो, जब जम्मू कश्मीर विशेष राज्य था तब से मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला? तो इसको 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ। पहले सीएम बने हैं उमर अब्दुल्ला। ठीक है, कौन सी पार्टी से? जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस पार्टी से। इसी क्रम में दोस्तों जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम कौन बने? जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी बने हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा का अध्यक्ष किसे बनाया गया? अब्दुल रहीम राथर के लिए बनाया गया। नवंबर 2024 को बजरंग पुनिया को डोपिंग नियमों के उल्लंघन के कारण निलंबित किसने किया है? बजरंग पुनिया को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी मतलब नाडा ने जो है वो क्या कर दिया है? बजरंग पुनिया को सस्पेंड। ठीक है, कौन है बजरंग पुनिया? पहलवान यानी कि रेसलर। हाल ही में उस्ताद आशीष खान का निधन हो गया। आशीष खान ये कौन थे? तो ये सरोद वादक थे। ठीक है, 2004 में संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड इनको मिल चुका। 76वें गणतंत्र दिवस 2025 पर जो है किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि बने? तो आपको पता होगा दोस्तों, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि बने। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जो कि 76वें गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी 2025 को हमारे देश के मुख्य अतिथि बनते हैं। बताइए, आईपीएल की नीलामी में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके? ऋषभ पंत। इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसी क्रम में आईपीएल की नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा हैं। ठीक है, और दोस्तों इनको राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। और वैभव सूर्यवंशी ने एक और रिकॉर्ड बनाया आईपीएल में, सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड। 35 गेंदों में इनने शतक बनाया है। बताइए, नासा के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? नासा के दोस्तों जो नए चेयरमैन हैं इनका नाम है जेरेड इसाकमैन। नासा के बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 29 जुलाई 1958 को स्थापना, वाशिंगटन डीसी मुख्यालय, फॉर द बेनिफिट ऑल इसका मोटो होता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनीश फोगाट को किस वर्ग के आधार पर डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया? तो विनीश फोगाट का वजन बढ़ गया था। क्या बढ़ गया था? वजन, इसलिए इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था। कितना वजन बढ़ गया था इनका? 100 ग्राम। ठीक है, तो याद रखो विनीश फोगाट कहाँ से बिलोंग करती हैं? हरियाणा से, और ये डिस्क्वालीफाई हुई तो इनने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, फिर विनीश फोगाट ने हरियाणा के जुलाना सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधायकी का चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीत भी गई हैं। तो अभी ये कांग्रेस से कौन है विधायक? कौन सी सीट से? जुलाना सीट से। मैं इतनी बारीकी से हर फैक्ट क्यों बताता हूं दोस्तों? क्योंकि एग्जामिनर आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं हमें पता चलता है कि विनीश फोगाट से प्रश्न तो पूछा गया था, लेकिन ये नहीं कि उनको कब कैसे उनने क्या रिकॉर्ड बनाया ओलंपिक में, ये नहीं पूछा गया। पूछा गया कि वो विधायक है, हमें यही पता है, लेकिन किस सीट से, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत होशो हवास में पढ़ना है। जो जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको बहुत अच्छे से नोट डाउन करना है, और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं,
हमारी ई बुक को आप परचेस कर लेना, केवल करंट अफेयर्स की मिल जाएगी 69 में, और तीनों ई बुक परचेस करना है स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स और साइंस, तो कॉम्बो चल रहा है ऑफर 150 रुपीज़ में, है ना। QR कोड से पेमेंट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन से पेमेंट कर सकते हैं, हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो चाहें आप कर सकते हैं। आगे हम बात करें माउंट एवरेस्ट पर 30 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने। 30 बार यानी कि सबसे ज़्यादा बार चढ़ाई करने वाले व्यक्ति कामी रीता शेरपा बने हैं। नेपाल से ये बिलोंग करते हैं। इनने अपना खुद का पुराना रिकॉर्ड, पहले 29 बार चढ़ने का रिकॉर्ड इनके नाम पर था, अब 30 बार का बना लिया इन्हीं ने। माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बनी। सबसे कम उम्र की बात हो रही है, तो ये बनी है काम्या कार्तिकेयन, ठीक है। ये मुंबई से बिलोंग करती हैं और इनकी उम्र मात्र 16 साल है। इसी क्रम में प्रश्न बनेगा, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है। सबसे उम्रदराज मतलब इनकी उम्र कितनी है, 55 वर्ष। नाम क्या है इनका, ज्योति रात्रे। कहाँ से ये बिलोंग करती हैं, भोपाल से। कुछ भी एग्जाम में पूछे सब पता रहना आपको ज़रूरी है। इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं। सबसे उम्रदराज, इनका नाम है सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। 49 साल के हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, और इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बने हैं। 15 घंटे 6 मिनट का समय लगा। इंग्लिश चैनल जो है वो अटलांटिक महासागर का एक हिस्सा है। नेक्स्ट, टाइम पत्रिका की 2024 की AI में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के किस कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया। तो देखो AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, इनको शामिल किया गया, क्योंकि ये संचार और टेक्नोलॉजी मंत्री भी हैं, ठीक है। बताओ अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय टूरिस्ट कौन बने हैं। ये बने हैं गोपी थोटाकोरा। इसी क्रम में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन होंगे। तो इनका नाम है शुभांशु शुक्ला, इंडियन एयरफोर्स के ये ऑफिसर हैं। चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनेंगी। इनका नाम है क्रिस्टीना कोच, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है। तो इनका नाम है इरा जाधव, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसर कौन बनी है। तो ये बनी है डायना पुंडोले। कहाँ से बिलोंग करती हैं, महाराष्ट्र के पुणे से। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए GD बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी है। तो इनका नाम है अदिति सेंडे। दोस्तों जो GD बिरला पुरस्कार है ये भारत में काम करने वाले 50 वर्ष से कम उम्र के भारतीय वैज्ञानिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, ठीक है। और इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली महिला बनी है अदिति सेंडे। चूँकि पहली महिला हैं इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पिछले 1 साल के सबसे चर्चित व्यक्तियों को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। यदि आप इसी प्रकार से करंट अफेयर्स के हर ट्रेंडिंग टॉपिक, हर महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं जहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में बनेंगे, तो हमारी ई बुक को आप परचेस कर लेना। इसमें टॉपिक वाइज सारा कंटेंट तो मिल ही जाएगा, इसके अलावा आपको मंथली करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक में मिल जाएगा। हम दावा करते हैं पूरी यूट्यूब की सबसे शानदार ई बुक है हमारी। और स्टैटिक जीके की जो ई बुक है इसमें आपको 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस की रामायण ई बुक में भी 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप एक एक ई बुक को डिस्क्रिप्शन से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कॉम्बो परचेस करना है ऑफर में, तो हमने विशेष ऑफर चलाया है। 150 में आपको तीनों ई बुक मिल जाएंगे। इस QR कोड पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद स्क्रीनशॉट आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। 5 सेकंड के अंदर आपको तीनों ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही मैं सेंड कर दूंगा।
ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत ज़रूर अच्छी लगी होगी। देखो, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा। जब तक आप इतना काम नहीं करेंगे तो महत्वपूर्ण वीडियो मिस होते रहेंगे, आपके पास नहीं पहुंचेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आपके बहादुर सर को सपोर्ट करना है। थैंक यू दोस्तों, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।